Hello student, now we are going to start new chapter data handling. Okay, so डाटा हैंडलिंग आपने क्लास 7 में ही पढ़ा था. जस्ट एक रिकॉल कर लेते हैं हम लोग. क्लास 7 डाटा हैंडलिंग क्लास 7 में भी हम लोगों ने पढ़ा था. ठीक है, सो आपने क्लास 7th में क्या क्या पढ़ा था जस्ट मैं रिकॉल. ये क्लास 7 की बुक है ना. सो डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, टैली मार्क्स है ना, क्लास 7 में आपने पढ़ा था. फिर अर्थमेटिक मीन पढ़ा था. फिर आपने मोड और मीडियन निकालना भी पढ़ा था. रेंज पढ़ा था, रेंज भी आपने पढ़ा था. ठीक है, ये टॉपिक भी आपने पढ़ा था. ठीक है, रेंज भी निकालना आपने पढ़ा था. और जो नेक्स्ट टॉपिक आपने पढ़ा था मोड. सी, मोड इज ऑल्सो देयर. मोड भी है, मोड भी आपने पढ़ा था क्लास 7 में. ठीक है, सो क्लास 7 में आपने मोड भी पढ़ा था और टैली मार्क्स और मीडियन भी निकालना आपने पढ़ा था, है ना. सो मैंने बोला आपको, ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था कि आप क्लास 7 में जो डाटा हैंडलिंग चैप्टर है एक बार रिकॉल कर लीजिएगा. इट विल बी वेरी ईजियर फॉर यू, है ना. क्लास 8 में तब आप एक तरह से बहुत इजी हो जाएगा, बहुत टफ नहीं है. क्लास 8 और 7 में डाटा हैंडलिंग में बहुत अधिक का अंतर नहीं है, थोड़े से चेंजेज हैं. ठीक है, तो आप ऑलरेडी देखिए बार ग्राफ है. सो बार ग्राफ ड्रॉ करने में मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. और क्लास 7 में जो हम लोगों ने पढ़ा था, एक और चीज़ पढ़ा था, स्केल पढ़ा था. आपको याद होगा स्केल क्या होता है. एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं. स्केल क्या होता है, जैसे आपका ग्राफ पेपर जो होता है, आप याद होगा आपका ग्राफ पेपर. ठीक है, आपके ग्राफ पेपर में ये बोल्ड लाइन होता है. ये देखिए बोल्ड लाइन है, स्क्वायर है ना. इसके बीच में टोटल 10 लाइन्स होते हैं, 10 स्मॉल बॉक्स होते हैं. ये काउंट आप करते हैं, है ना. और आप अगर ऑब्जर्व कीजिएगा उसके बीच में एक लाइट लाइन भी होता है. ये जो स्क्वायर है, हर एक स्क्वायर के बीच में एक लाइट लाइन होता है. ये 5th लाइन है ना, यानी कि ये इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ना. सो हमेशा ये 5th लाइन होता है, काउंट करने की ज़रूरत नहीं है ना. सो ये ध्यान रखिएगा. ठीक है, सो ग्राफ पेपर पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर 20 रिप्रेजेंट करना है, ये मान लीजिए ये हॉरिजेंटल लाइन है आपका, आप हॉरिजेंटल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है. आप अगर मान लीजिए 10, 20, 30, 40 अगर ये यूज़ करते हैं तो स्केल आपको इम्पोर्टेंट है. ये हमारा वर्टिकल लाइन है, इसको हम लोग वाई बोलते थे, इसको एक्स. तो वाई यहाँ पे, वाई पे हम स्केल क्या ले रहे हैं, वाई पे इसका मतलब स्केल ले रहे हैं कि जो इसका मतलब 1 यूनिट, ये 1 यूनिट है. ये जो है ये आपका क्या है, 1 यूनिट. 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 1 यूनिट का वैल्यू है 10. अब ये 10, 20, 40 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपके क्वेश्चन के हिसाब मान लीजिए 10 स्टूडेंट, ये स्टूडेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे 1 यूनिट इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स, है ना. इससे हमको फ़ायदा क्या है, हमको अगर मान लीजिए 22 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करना है तो 22 स्टूडेंट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. अब 1 यूनिट में कितने स्मॉल बॉक्स होते हैं, 10 स्मॉल बॉक्स होते हैं. तो 10 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू, इसका मतलब 10 स्टूडेंट. तो इसका मतलब 1 स्मॉल बॉक्स कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो हमको अब काउंट नहीं करना पड़ेगा ना, यानी कि 22 रिप्रेजेंट करना है तो 10, ये 20 का लाइन है, 20 के लाइन से 2 लाइन ऊपर चले जाएंगे तो 22 आ जाएगा, है ना. सो यूनिट, ये जो स्केल है इसका इम्पोर्टेंस है. अगर मान लीजिए यही ऐसा रहता, अगर ये स्केल ऐसा ना हो के, मान लीजिए ये स्केल अगर हम लोगों ने लिया होता 50, 100, 150, 200, तो यहाँ पे स्केल क्या चुनते, 1 यूनिट इज इक्वल टू 50. अब 50 वो क्वेश्चन के हिसाब से रहेगा. अब इससे क्या पता चलेगा, इसका मतलब 10 स्मॉल बॉक्स जो है वो 50 के बराबर है. तो एक स्मॉल बॉक्स का वैल्यू कितना होगा, एक स्मॉल बॉक्स का वैल्यू क्या होगा, 5. तो इसका मतलब अगर आपको कोई रिप्रेजेंट करने दे 51,
तो ये टफ है इस केस में। तो आपको जो ये नंबर चुनना है, यानी जो स्केल चुनना है, वो अपने डाटा को देखते हुए चुनना है कि आपके डाटा में अगर 5 का मल्टीपल है तो ये स्केल वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर 5 का मल्टीपल नहीं है तो ये स्केल आपके लिए हार्मफुल भी है ना। अगर मान लीजिए ऐसे हैं जिसमें सारे नेचुरल नंबर आप आ रहे हैं, तो उस केस में बेहतर है कि आप स्केल कैसा चुनें, 10 के मल्टीपल में चुनें। क्यों? 10 स्मॉल बॉक्स 10 के बराबर होगा तो इजी है आइडेंटिफाई करना। तो ये आपके डाटा पे डिपेंड करेगा कि आप यूनिट कैसा चुनेंगे। आपको अपने डाटा को स्टडी करना होगा कि सारे नेचुरल नंबर ले रहा है, या 5 का मल्टीपल है, या 2 का मल्टीपल है, या 3 का मल्टीपल है ना। अगर मान लीजिए 2 का मल्टीपल होगा तो 1 यूनिट इक्वल टू 20 बॉक्स चुनना आसान है ना। यानी कि इवन नंबर होंगे तो 20, इसका मतलब 1 स्मॉल बॉक्स का वैल्यू कितना होगा? 2। तो आप देखिए 1 स्मॉल बॉक्स का वैल्यू 2 होगा तो सारे 2 के मल्टीपल आ जाएंगे ना इसमें। तो ये टोटली डाटा डिपेंडेंट है स्केल चुनना। आपको पहले अपने डाटा को देखना होगा, उसके हिसाब से स्केल चुनेंगे। ये ऑलरेडी हमने क्लास 7 में पढ़ा है, ठीक है। मैं जस्ट एक रिकॉल कर रहा हूँ। तो ग्राफ पेपर आप सभी के पास है, ठीक है। क्लास अब डाटा हैंडलिंग पढ़ने के लिए हमको ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सो बार ग्राफ यू कैन इजीली ड्रॉ इट। ट्राइदिस में आपका ऑलरेडी दिया हुआ है बार ग्राफ। सो ये ट्राइदिस आप कीजिएगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अब जैसे ये ही क्वेश्चन ले लीजिए, पहला बार ग्राफ में क्या था, ये क्वेश्चन ले लीजिए, ड्रॉ अप्रोप्रिएट ग्राफ टू रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन, है ना। जुलाई मंथ में कितने वॉचेस सोल्ड हुए हैं, अगस्त में कितने सोल्ड हुए हैं, सितंबर में कितने सोल्ड हुए हैं, उसका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो आप इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, मैं डाटा के साथ नहीं। अब देखिए यहाँ पे है 1000, 1500, 1500, 2000। तो आप क्या स्केल चुनेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखिए 500 का मल्टीपल आप लेंगे, 500 का मल्टीपल, ये सारे 500 के मल्टीपल हैं। तो आप अगर ग्राफ पेपर पे इसको प्लॉट करने जाएंगे तो ग्राफ पेपर पे कैसे प्लॉट करेंगे, इस पे प्लॉट करता हूँ, ठीक है। सो ग्राफ पेपर पे अगर इसको आप प्लॉट करेंगे तो अगर आप ये ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर रहे हैं तो इजी है। फर्स्ट स्केल से हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका वर्टिकल लाइन, ठीक है। इसी तरह हॉरिजेंटल लाइन, अब जो स्केल हम चुन रहे हैं वो चुन रहे हैं 500, है ना, 1000, 1500। आप वेरी नहीं करा सकते हैं इक्वल इंटरवल पे, यानी कि 10-10 पे आप चुन रहे हैं 500 तो 10-10 पे ही आपको चुनना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 10 चुना, यहाँ पे 1500 लिखते हैं। यहाँ पे अगर 1500 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, है ना। स्केल जो है वो इक्वल लेंथ का होना चाहिए। ये 2000, ये 2500, देख लीजिए आपका मैक्सिमम कहाँ तक गया, उसके हिसाब से मैं आपको एक रफ स्केल दे रहा हूँ। अब जैसे मान लीजिए मुझे डाटा भी याद नहीं है, जुलाई में मान लीजिए 1000 वॉचेस सोल्ड हुए हैं। तो पहले आप क्या कीजिए कि इक्वल विड्थ को जुलाई मानिए, ये जुलाई रिप्रेजेंट कर रहा होगा। एक गैप छोड़ दीजिए, ये गैप हो गया, जुलाई अगस्त हो गया, फिर एक गैप छोड़ दीजिए, सितंबर हो गया। तो आपका जो बार ग्राफ का रेक्टेंगल होता है वो इक्वल विड्थ का होता है। 1000 यहाँ पर है तो 1000 यहाँ पे आएगा। अगस्त में मान लीजिए 2500 वॉचेस सोल्ड हुए हैं, तो अगस्त में 2500 वॉचेस सोल्ड हुए हैं, है ना। सो ऐसे ही बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं आप। जरूर नहीं कि बार ग्राफ इतना ही चौड़ा हो, आप इसको अपने हिसाब से, स्पेस अगर कम है तो आप इसको कम भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए जुलाई में आपका 1000 वॉचेस सोल्ड हुआ है तो आप इसको पतला भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट इक्वल विड्थ का होना चाहिए। अब यहाँ पे 5 बॉक्स को ही हमने एक बार ग्राफ में लिया है, तो ये जुलाई हो गया, अगस्त
इक्वल इंटरवल पे मान लीजिए 2500 वॉचेस सोल्ड हुए थे, तो ये आपका अगस्त ऐसा याद होगा, आपने क्लास 6 में ये सारे क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ एक रिकॉल दे रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो आप ये सारा ट्राई दिस खुद से कर सकते हैं, इट विल बी योर होमवर्क, ट्राई दिस, ओके। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग द डाटा। सो टैली मार्क्स, ऑर्गेनाइज का मतलब डाटा को आप अरेंज कर रहे हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पार्ट है रॉ डाटा। रॉ डाटा क्या होता है, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए स्कूल का एग्जांपल लीजिए, ठीक है। स्कूल में क्या है कि बच्चों का एडमिशन होना होता है, तो बच्चे फॉर्म भरते हैं, ठीक है। अब फॉर्म भरते हैं तो उसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन बच्चे प्रोवाइड कराते हैं, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, है ना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। अब हर एक स्कूल में, जैसे आप ही के स्कूल में एक ऐसा रजिस्टर होता है ना, स्टूडेंट रजिस्टर, जिसमें स्टूडेंट के डाटा फिट किए हुए हैं। तो अब आप देखिए जो फॉर्म में भरा गया वो एक रॉ डाटा है। क्यों रॉ डाटा है? वो अरेंज्ड नहीं है, हर एक स्टूडेंट का डाटा एक जगह कलेक्ट है। बट अब आप एसआर रजिस्टर को देखिए, एसआर रजिस्टर में हर एक कौन सा बच्चा पहले एडमिशन लिया, कौन सा बच्चा दूसरी बार एडमिशन लिया, तीसरी बार, वो अरेंज होता है। और उसके नीचे डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सारी इन्फॉर्मेशन वेल अरेंज फॉर्म में होते हैं। तो जो एडमिशन के समय डाटा लिया गया वो रॉ डाटा है, मतलब उसमें कुछ भी अरेंजमेंट नहीं किया गया है। और उसको एसआर रजिस्टर में जो अरेंज किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया, तब वो रॉ डाटा नहीं है। तो हमारे लिए यूज़फुल कौन है? रॉ डाटा यूज़फुल नहीं है, क्योंकि उससे हम बहुत कुछ स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो डाटा को अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना, ये डाटा हैंडलिंग टॉपिक में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। क्योंकि अगर डाटा आपका ऑर्गेनाइज नहीं रहेगा तो आप अपने डाटा को अच्छे से नहीं पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए टैली मार्क्स आपने पढ़ा था। टैली मार्क्स हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्रीक्वेंसी। ये आपका फ्रीक्वेंसी, यानी कोई चीज़ कितनी बार रिपीट हुई है, यानी 8 में कितने बच्चे हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 8 की कितनी है? 7, यानी कि 8 को 7 बच्चों ने लिया है। मैथमेटिक्स को कितने बच्चों ने लिया है? 5 बच्चों को लिया है। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कोई चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है ना। सो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मेंशन है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी गिव्स द नंबर ऑफ टाइम्स दैट अ पर्टिकुलर एंट्री ओकर। कोई भी एंट्री कितनी बार अकर हुई है उसका इंफॉर्मेशन आपको फ्रीक्वेंसी देता है ना। तो इसीलिए अगर इस टैली मार्क्स को आप हटा दें तो सब्जेक्ट और ये फ्रीक्वेंसी मिलके क्या बनाता है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अगर टैली मार्क्स आप उसको नहीं रखें वहाँ पे, है ना। तो अब आप देखिए इस ट्राइडिस को देखिए, एक ग्रुप है स्टूडेंट का जिसमें उनसे पूछा गया है कि वो कौन से एनिमल को पसंद करते हैं, है ना। तो सबने अपना अपना इन्फॉर्मेशन दिया, तो हमको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो इसमें हम इस टैली मार्क्स को नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या होगा, तब हमारा जो कॉलम बनेगा वो बनेगा, इधर होगा एनिमल नेम और इधर होगा फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे नाम क्या होगा? नंबर ऑफ, किस चीज़ का रिपीटिशन हो रहा है? स्टूडेंट्स का रिपीटिशन हो रहा है। अब जैसे सारे एनिमल अपने आप लिख लीजिएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, जैसा भी चाहें आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो अधिक अच्छा होगा। कैट, काऊ। अब काउंट कर लीजिएगा, कैट कितने बच्चों ने पसंद किया? कैट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कैट के बगल में, यानी कैट की फ्रीक्वेंसी 10 होगी, यानी कैट को पसंद करने वाले बच्चे 10 है। इसी तरह काउ। तो आपका जो टेबल तैयार होगा वो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सो आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। नेक्स्ट है ग्रुपिंग द डाटा। अब देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दो तरह का होता है, एक होता है ग्रुप्ड और एक होता है अनग्रुप्ड। जो अभी हमने पढ़ा ये था अनग्रुप्ड, ठीक है। अब ग्रुपिंग डाटा का एक और तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी बताया हुआ है। दोनों में अब अंतर क्या है? ये जो हम लोग यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सिर्फ लिखा हुआ है इसका मतलब ये क्या है? अनग्रुप्ड।
और अगर उसको लिखना होगा कि ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है तो वो स्पेशली लिखेगा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी लिख सकता है या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी लिख सकता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल लिखने का सिर्फ मतलब है अनग्रुप्ड, ग्रुप नहीं। ओके, तो अभी हम लोगों ने जो टेबल बनाया वो कौन सा टेबल था? अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसका यूज़ हम लोग कब करते हैं? इसका यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हमारे पास बहुत सारे डाटा हो, है ना। जैसे एक यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक क्लास में है ना, आउट ऑफ 50 ऑब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स बाय 60 स्टूडेंट। आउट ऑफ 50 मैथमेटिक्स में 60 बच्चों ने क्या स्कोर किया उसका ये रिप्रेजेंटेशन है। अब देखिए ये बहुत बड़ा डाटा है ना। अब आप यहाँ पे मार्क्स लिखते जाएंगे। अब हम आपको मार्क्स भी देखिए 150 का मार्क्स है टोटल, तो 0 से लेकर 50 बच्चों का मार्क्स आ सकता है। अब आप अगर टेबल बनाने जाएंगे अनग्रुप्ड वाला तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 टाइम 50 बार लिखने जाएंगे तो ये आपकी कॉपी में स्पेस लेगा और ये लेंदी भी है ना। तो मैंने ऑलरेडी बोला कि हम ग्रुपिंग डाटा कब करते हैं? ग्रुप बनाते हैं, है ना। जैसे आप देखिए एक एक बच्चे को हम नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चों का ग्रुप बना रहे हैं। तो इसी तरह नंबर का हम क्या कर रहे हैं? ग्रुप बना रहे हैं। तो ग्रुपिंग कब करते हैं? जब डाटा हमारे पास बहुत बड़ा हो, है ना। अगर डाटा बहुत छोटा रहता, अगर मान लीजिए 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स ही होता, तब हम उस वक्त 0 1 2 3 5 4 3 4 1 2 3 4 लिख सकते थे। लेकिन अब आउट ऑफ 50 यानी कि बच्चे का मार्क्स 0 से लेकर 50 तक में कोई भी आ सकता है। तो आपको 0 से लेकर 50 तक के सारे नंबर लिखने पड़ेंगे टेबल में। अब उसके बाद देखना पड़ेगा 0 कितने बच्चे का आया है, 1 कितने बच्चे का आया, तो ये एक लेंदी प्रोसेस हो गया ना। तो ऐसे केसेज में हम क्या करेंगे? डाटा को ग्रुप में रखेंगे। तो ग्रुपिंग रखने का बहुत सारा तरीका है, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी मान लीजिए दे दिया है कि आप ग्रुपिंग कैसे करेंगे। 0 से 10, 10 से 20, है ना, ऐसे। तो 0 से 10 से 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये डाटा का ग्रुपिंग हो गया ना। इसमें आप देखिए आपको 0 से 10 मार्क्स को एक जगह लिखना है, 10 से 20 मार्क्स को एक जगह लिखना है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, है ना। टैली मार्क्स यहाँ लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब 0 से 10, अब यहाँ पे देखिए 10 यहाँ भी आ रहा है, 10 यहाँ भी आ रहा है। तो 10 अगर मान लीजिए आया होगा तो 10 को किस ग्रुप में काउंट करेंगे? फर्स्ट ग्रुप में या सेकंड ग्रुप को? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अब आप देखिए जो 10 आप काउंट करेंगे वो हमेशा सेकंड वाले ग्रुप में काउंट करेंगे। इस तरह 20 जो है वो इस ग्रुप में काउंट करेंगे। 30 मार्क्स किसी का आया होगा तो इस ग्रुप में काउंट करेंगे। 40 मार्क्स अगर किसी का आया होगा तो इस ग्रुप में काउंट करेंगे। और 50 जो आया होगा तो इस ग्रुप में काउंट करेंगे। तो आपको समझ में आ गया आप किस ग्रुप में किस नंबर को काउंट करेंगे, ठीक है। जो आखिरी वाला नंबर होता है वो उस ग्रुप में नहीं होता है। 10 इस ग्रुप में नहीं है, 20 इस ग्रुप में नहीं है, 30 जो पहले वाला नंबर है उस ग्रुप का नंबर है। तो अब 21, तो 21 किस ग्रुप में काउंट होगा? 20 से 30 एक लाइन ड्रॉ कर दिया। 10 किस ग्रुप में काउंट होगा? 10 सेकंड वाले ग्रुप में काउंट होगा, यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अगर टैली मार्क्स आप बना रहे हैं तो 30 किस ग्रुप में काउंट होगा? 30 जो है वो इस वाले ग्रुप में काउंट होगा। तो ऐसे काउंट कर लीजिए। अब सबको जोड़ कर लिख लीजिए। तो अब आप देखिए इसको स्टडी करना इजी है ना। 0 से 10 मार्क्स कितने बच्चों ने लाए? 2 बच्चों ने लाए। 10 से 20 मार्क्स कितने बच्चों ने लाए? 10 बच्चों ने लाए। 20 से 30 मार्क्स कितने बच्चों ने लाए? 21 बच्चों ने लाए। 30 से 40 मार्क्स कितने बच्चों ने लाए? 19 बच्चों ने लाए। 40 से 50 मार्क्स कितने बच्चों ने लाए? 7। और 50 से 60 मार्क्स कितने बच्चों ने लाए? 1 बच्चों ने। तो अब आप देखिए ये टेबल पढ़ना अधिक ईजी है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक वेल ऑर्गेनाइज डाटा है। ये डाटा जो है ऑर्गेनाइज नहीं है, ये आपका रॉ डाटा हो गया, ये आपका ऑर्गेनाइज डाटा हो गया। सो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया व्हाट इज ग्रुपिंग कैसे करते हैं डाटा का। ये कब करते हैं? जब डाटा हमारे पास बहुत बड़ा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, अब इसमें देखिए जो ग्रुपिंग किया है इससे हमको बहुत सारा टर्म्स आएगा, है ना। ये टर्म्स आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है।
अब इसमें जो हमारा ये जो ग्रुपिंग बना है इधर हमने जो 10 और 0 से 10, 10 से 20, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरवल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरवल। देखिए पहला वर्ड आया क्लास इंटरवल, है ना। तो 0 से 10, 10 से 20, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल। जो हमने ग्रुप बनाया है इसको हम लोग ग्रुप नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्लास इंटरवल। अब इस क्लास इंटरवल का दो पार्ट है। 0 से 10 है ना, तो इसका मतलब इसमें 0 से 10 तक के नंबर हैं, बट 10 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो पहला नंबर है उसको हम लोग बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट। देखिए ये वर्ड यूज हुआ है लोअर क्लास लिमिट। और जो दूसरा वाला नंबर है उसको हम लोग बोलते हैं अपर क्लास लिमिट, ठीक है। इसका लोअर और अपर क्लास लिमिट क्या है? 10 और 20 का। 10 से 20 मार्क्स वाले बच्चों का तो 10 जो है वो लोअर क्लास लिमिट है और 20 जो है अपर क्लास लिमिट है ना, ठीक है। ये आपका इस पहला टर्म आया क्लास इंटरवल, दूसरा टर्म आया लोअर क्लास लिमिट, तीसरा टर्म आया अपर क्लास लिमिट। अब चौथा टर्म है क्लास विड्थ और क्लास साइज। क्लास विड्थ और क्लास साइज। तो क्लास विड्थ क्या होता है? आपने जो इंटरवल लिया है इसका चौड़ाई या साइज क्या है? तो अपर माइनस लोअर। क्लास विड्थ और क्लास साइज का फॉर्मूला क्या होता है? लोअर लिमिट को हम लोग शॉर्ट में डिनोट करते हैं LL से और अपर लिमिट को UL से। तो क्लास विड्थ या क्लास साइज कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, UL माइनस LL। तो अब आप देखिए जैसे 50 से 60, इसका क्लास साइज क्या है? तो 60 माइनस 50 तो 10। तो हमारे एक्चुअली सारे क्लास इंटरवल का जो विड्थ है वो 10 है ना। सो क्लास विड्थ या क्लास साइज भी आप निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये सारे टर्म समझ में आ गए होंगे। व्हाट इज क्लास इंटरवल, व्हाट इज लोअर क्लास लिमिट, व्हाट इज अपर क्लास लिमिट, व्हाट इज क्लास विड्थ और क्लास साइज, है ना। अब इसी पे बेस्ड है नेक्स्ट ट्राई दिस। हम लोग आज यहीं तक देखेंगे। पहले ट्राई दिस। सो आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है, क्लास ग्रुप है। सो व्हाट इज द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल? तो क्लास इंटरवल का साइज क्या है? तो साइज सबका देख लीजिए, इसका भी 25 है, इसका भी 25 है, सबका 25 है ना। तो हम बोलेंगे कि क्लास साइज जो है क्लास इंटरवल का कितना है? 25। व्हाट इज द क्लास हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? विच क्लास हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? किस क्लास की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है? 140, यानी कि 200 to 225, यही हमारा क्लास है। 200 to 225, इसी क्लास का जो फ्रीक्वेंसी वो सबसे हाईएस्ट है। विच क्लास है लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी? किस क्लास की सबसे कम फ्रीक्वेंसी है? तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी 20 है, तो 300 to 325, इसी क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल? 220 to 275, तो 275 इसका अपर क्लास लिमिट है। विच टू क्लास हैव सेम फ्रीक्वेंसी? कौन से दो क्लास की सेम फ्रीक्वेंसी है? तो सेम फ्रीक्वेंसी किसी की है, चेक कर लीजिए। यस, 55 55, तो यानी कि 225 to 250 एंड 150 to 175, इसी दोनों क्लास इंटरवल का सेम फ्रीक्वेंसी है। तो मेरे ख्याल से क्लास इंटरवल को आप पढ़ना सीख गए होंगे, है ना। अब सेकेंड पे आइए। कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डाटा ऑन वेट का ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। कितने बच्चों का? 20 बच्चों का। और क्लास इंटरवल कैसे लेना है? 30 to 35, 35 to 40, है ना, 5 का। तो पहले देख लीजिए इसमें सबसे छोटा कौन सा क्लास नंबर है? सबसे छोटा नंबर जो है वो 33 है, यानी कि ऑब्वियस सी बात 30 से 35 जो क्लास इंटरवल बनाना स्टार्ट करेंगे। कैसे स्टार्ट करेंगे? 30 to 35, फिर 35 to 40। अब कहाँ तक जाएंगे उसके लिए आप देख लीजिए कि इसमें सबसे अधिक वेट क्या है। 60 एक आ रहा है, 60 से और अधिक वेट नहीं है ना, 60 ही सबसे अधिक वेट है, यानी कि 30 to 45, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 60, 55 एंड 55 to 60। क्लास इंटरवल ऐसा होगा। अब 30 to 35 काउंट कर लीजिए कि कौन कौन सा वेट आ रहा है। 35 उसमें नहीं लेंगे, 35 किस में काउंट करेंगे? इसमें काउंट करेंगे, है ना। सो आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना सकते हैं। तो फर्स्ट यू कंप्लीट अप टू दिस, ट्राई दिस, ओके। उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे, है ना। और जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वो होगा हिस्टोग्राम, हाउ टू कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम, ठीक है। सो उसके पहले आप पहले ये जो ट्राई दिस है और जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको पहले एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, ओके।